हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन शेष बचे थे उनको। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछली वाली क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वो भी आकर के इस चैनल से अच्छी तरह से मैथ और फिजिक्स की तैयारी कर सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x, y = log 1 + x माइनस दिया है -2x अपान में 2 + x। ओके, अब बताया गया है x इज ग्रेटर देन -1, ये प्रांत दिया है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। मतलब ये एक फंक्शन दिया गया है y = log 1 + x - 2x अपान 2 + x। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन इस प्रांत पर, इस प्रांत का मतलब है कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सारे आगे के वैल्यू हो सकते हैं इनफाइनाइट तक। लेकिन माइनस का कोई वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया है, सॉरी मैंने नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन -1। ओके, तो x -1 से अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब ये सारे वैल्यू हो सकते हैं, और इस प्रांत पर या x के इन सभी मानों के लिए यह फलन वर्धमान है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसके लिए हमें तो पता ही है कि अवकलन सबसे पहले करना होता है। मतलब पहले हम करते हैं अवकलन dy/dx। यहाँ पर अगर fx लिखा होता तो f' करते, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर y लिखा है तो dy/dx लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx = log x का क्या होता है, तो आपको पता है log x का 1/x होता है, तो log 1 + x का 1/1 + x हो जाएगा। भाई x की जगह 1 + x ने ली है, मैंने चेन रूल बताया है, अच्छे से समझाया आपको, पिछले वाले वीडियोस में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 5.3 में मैंने अच्छे से चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह सारी बातें बताई हैं, तो आप शुरुआत से पढ़ के चले आइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर log x का क्या होता है, अवकलन 1/x होता है, तो इसी प्रकार log 1 + x का 1 + x हो गया। लेकिन इसने x की जगह ली थी 1 + x ने, इसलिए 1 + x का दोबारा होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हम जरा अवकलन करेंगे, तो यहां पर जब हम अवकलन करेंगे तो यहां पर बच्चा ऊपर ये अंश है, ये हर है, तो यहां पर अंश और हर वाला फर्स्ट सेकंड जो आप लोग जानते थे, हम लगाया करते थे, वही लगाएंगे। फर्स्ट का अवकलन करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, फिर माइनस लगा के सेकंड का अवकलन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फिर नीचे सेकंड का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर हम फर्स्ट माने, नीचे वाले को सेकंड माने, तो फार्मूला होता है फर्स्ट का अवकलन करिए, सेकंड को ऐसे ही लिख दीजिए। तो फर्स्ट मतलब 2x का अवकलन करिए, 2x का अवकलन 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है तो 2 × 2, तो 2x का अवकलन 2, और सेकंड मतलब नीचे वाले को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, माइनस लगा करके सेकंड वाले का अवकलन करिए, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख लीजिए। तो सेकंड वाले मतलब नीचे वाले का अवकलन करो, 2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 0 से कोई लेना देना नहीं है, 1 लिख दिया, 1 हो गया x का, इनटू में फर्स्ट को ऐसे ही लिख दीजिए, मतलब 2x को ऐसे लिख दीजिए। अब सबके अपान में होता है सेकंड का होल स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का होल स्क्वायर, अर्थात 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया अवकलन। ये आपको अवकलन पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है कि d/dx अगर फर्स्ट अपान सेकंड इस तरह से हो, या हर और अंश हो, कहीं पर कोई हर अंश कहता है, कोई फर्स्ट अपान सेकंड कहता है, कोई u/v कहता है, तो वो अपना अपना फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, हम फर्स्ट सेकंड से आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड वाले को ऐसे लिख देते हैं, प्लस फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं,
तो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और अपान में नीचे सेकंड का होल स्क्वायर कर दिया जाता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड को ऐसे लिख दिया, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, अपान में सेकंड का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, 1/1 प्लस एक्स, माइनस का यहाँ पर जरा हम गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा भाई 2 दूना 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2x और फिर माइनस का 2x, ठीक है। अपान में ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से 2x प्लस का और 2x माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा। आप लोग इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स, माइनस का 4 ऊपर बचा, नीचे बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब जब एलसीएम लेंगे आप तो जरा ध्यान से देखिएगा, लेते हैं और एलसीएम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस एक्स होगा और इनटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए भाई, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स आ गया। अब इसमें भी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सबको पता ही होगा फार्मूला, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a का मतलब 2 और b का मतलब x, तो 2 इंटू 2x, ठीक है। माइनस में इसके अंदर गुणा कर दें तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का ही हो जाएगा 4x, ओके, माइनस का 4x हो गया और अपान में अपना ये वैल्यू रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर है ना? अभी तक तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से। अब आगे चलें तो 4 प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कैंसल आउट हो ही जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? dy बाई डी एक्स बचा और बराबर में एक्स स्क्वायर बचा, इंटू में 2 दूना 4x हुआ प्लस का और यहाँ पर है माइनस का 4x, अपान में 1 प्लस एक्स और अपान में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये 4x प्लस का, ये 4x माइनस का, ये भी बच्चा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बचेगा? सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बचता है एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि x के इन सभी मानों के लिए यह फलन वर्धमान होगा और वर्धमान सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएशन जो होता है f डैश x होता है, या फिर जिसे हम dy बाई डी एक्स कहें, इसका वैल्यू धनात्मक आना चाहिए। तो क्या ये dy बाई डी एक्स धनात्मक आएगा x के किसी भी मान के लिए? तो हमें आंसर मिलना चाहिए बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका एक कारण ये है कि अगर हम देखें एक्स स्क्वायर कैसा है पद, तो हमें ये पता चलेगा एक्स स्क्वायर धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि x भले ही माइनस का रखो आप प्लस का, पहली बात तो x माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि इसने मना कर दिया है कि x जो है -1 से छोटा नहीं हो सकता, -2 -3 नहीं हो सकता, -1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर माइनस का होता भी, अगर माइनस का मान लो होता भी, तब भी आप यहां पर अगर x का वैल्यू -1 भी रखते, -2 रखते, लेकिन जब इसका स्क्वायर होता तो वो धनात्मक ही हो जाता। मतलब किसी भी संख्या जो माइनस की हो या प्लस की हो, अगर माइनस की भी है तब भी वो स्क्वायर करेंगे आप उसका, तब भी पॉजिटिव हो जाना है, और प्लस की है तो प्लस की तो पॉजिटिव रहनी ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। दूसरी चीज यहां पर है कि 1 प्लस एक्स क्या यह पॉजिटिव है? तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x से 1 से आप 1 में आप कुछ जोड़ने वाले हैं। अगर आप 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 से वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता। अर्थात 1 तो पॉजिटिव है ही, और अगर x आप निगेटिव भी लेते हैं तो निगेटिव आप नहीं ले सकते क्योंकि x का वैल्यू -1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, -1 से बड़ा है। इसका मतलब है आप x को निगेटिव केवल -1 और 0 के बीच वाली ही संख्या ले सकते हो, -1 से कुछ कम ही घटाना होगा। 1 से घटाना है, अगर निगेटिव अगर x लेते हो, मान लिया तुमने -1 से बड़ी संख्या ले ली, x में निगेटिव -0.5, सो 0.5 आपको यहां पर घटाना होगा, तब भी प्लस का 0.5 शेष रह जाएगा। मतलब 1 से आप x
कि इसमें से कोई भी वैल्यू ले लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बचेगा, अर्थात ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, इसके बाद में ये बचा है 2 + x का होल स्क्वायर। इस पर भी तो होल स्क्वायर है बच्चा, नीचे इसमें कुछ भी प्लस या माइनस का घटा के भले ही बचे, लेकिन जब उसका होल स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। इसका मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन -1 के लिए ये dy/dx जो रहेगा वो भी पॉजिटिव होगा। dy/dx धनात्मक होगा। ओके, अतः इसका मतलब क्या है, अगर dy/dx धनात्मक है तो इसका मतलब यह फलन कैसा है, वर्धमान है। अतः x इज ग्रेटर देन -1 के लिए जो फलन दिया गया है फलन वर्धमान है। ओके, और यही हमको सिद्ध करना था कि यह फलन वर्धमान है x इज ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक काम करिएगा, आप लोग एक्सरसाइज 6.2 को शुरुआत से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। आप लोगों को अगर नहीं क्लियर है तो ज़रूर देखिएगा, आप जाइएगा आर्या कोचिंग सर्च करिए यूट्यूब पर और आप तुरंत क्या करेंगे, चैनल पाएंगे, चैनल में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट एक सेशन होगा तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन और सारे चैप्टर्स वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हर चैप्टर की। ठीक है, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = एक फंक्शन दिया है, y = x ब्रैकेट में x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। मतलब आपको ये ज्ञात करना है कि x के वे मान ज्ञात करना है जिस पर ये जो फलन दिया गया है ये वर्धमान होना चाहिए। तो वर्धमान किन बिंदुओं पर होगा, x के किन मानों के लिए वर्धमान होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा। हमने कई बार बताया, जब भी आपको बिंदु ज्ञात करने हो या फिर आपको वैल्यू x की ज्ञात करनी हो तो उसका अवकलन करिए, f' निकालिए, उसके बाद में f' को इक्वल 0 रख दीजिए और वहां से x का वैल्यू फाइंड करिए। वहां से हमें पता चलेगा कि किस पर यह वर्धमान होगा और किस पर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा, हम इसका अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले x के अंदर गुणा कर दें तो y = हो जाएगा बच्चा, हम कह सकते हैं x² - 2x हो जाएगा ना। चलो अब अवकलन करिएगा। सो dy/dx = 2 तो नीचे आएगा और यहाँ पर x² - 2x की घात 1 बचेगी। भाई हमने ये फार्मूला आपको बताया था x की पावर n का, x की पावर n का क्या था, n नीचे आता है, x पावर n - 1 बचता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये हमने x समझा तो x की पावर 2 है तो 2 नीचे आया, x² - 2x की पावर 1 बची। लेकिन इसको हमने x माना था, x ने इसकी जगह ली थी, सॉरी इसने x की जगह ली, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो x² का दोबारा करिए 2x और -2x का दोबारा करेंगे तो 2। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाहर आ जाएगा 4 क्योंकि 2 वहाँ से कॉमन आएगा, 2 पहले से था, 4 हो गया। इनटू में क्या है, x² - 2x है, या फिर इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिएगा। इसमें x कॉमन लोगे तो x - 2 बचेगा और यहाँ पर x - 1 बचेगा क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन जा चुका है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू देखिएगा किन फलनों के लिए यह किन पर धनात्मक होगा, किन पर ऋणात्मक होगा। जिन पर धनात्मक होगा वही बिंदु होंगे x के धनात्मक मान के लिए, वर्धमान के लिए वही बिंदु होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x के यहाँ से कितने मान निकलेंगे ये देखते हैं। तो हमें पता है कि जो अवकलन आता है उसके बराबर 0 रखना पड़ता है। सो dy/dx = 0 रखेंगे तो मतलब हुआ 4x × x - 2 × x - 1 = 0 रखा हमने। और जैसे ही इसको हमने 0 रखा
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 होगा। एक बार इफ़ करेंगे तो x बराबर 0 वैल्यू आएगा। एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 आएगा। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 आएगा। तो x के यहाँ पर 3 मान आते हैं। अब देखिएगा किन पर यह वर्धमान होगा और किन पर ह्रासमान होगा। इसके लिए मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर एक बार हम संख्या रेखा पर ये बिंदु दर्शा देते हैं। मान लिया यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, 0 है, 1 है और 2 है। आपको यहाँ पर चेक करना है कि किस पर ये धनात्मक होगा, किस पर ऋणात्मक होगा। तो पहला अंतराल इधर माइनस इन्फिनाइट से शुरू होता है, इधर प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। 3 यहाँ पर अंतराल, एक ये अंतराल हो गया, दूसरा ये अंतराल हो गया, तीसरा ये अंतराल हो गया, चौथा ये अंतराल हो गया। इन 4 अंतरालों पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतराल, ओके। और यहाँ पर है ये dy/dx धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा ये बताएगा। तो dy/dx क्या है, 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ओके। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यह वर्तमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। माइनस इन्फिनाइट से 0, सबसे पहला माइनस इन्फिनाइट से 0, दूसरा अंतराल है 0 से 1, 0 से 1, फिर तीसरा है 1 से 2, 1 से 2 और चौथा है 2 से इन्फिनाइट, 2 से इन्फिनाइट, ओके। इन सब पर चेक करें तो माइनस इन्फिनाइट से 0 का मतलब है कि सभी ऋणात्मक संख्या होंगी। 0 से पहले वाली सभी संख्याएं माइनस की होती हैं। अगर आप कोई भी संख्या माइनस की रखते हैं, कोई भी संख्या आप माइनस की रखते हैं तो x की जगह पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब पहला वाला ये तो माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस की कोई संख्या रखते हैं तो माइनस का 1 रखें, माइनस का 2 रखें, माइनस का 3 रखें और माइनस का ही 2 होगा। तो माइनस का 1 मान लिया, रख दिया, तो -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, रहेगा तो माइनस का ही, अर्थात ये भी माइनस का। अब यहाँ पर भी माइनस की कोई संख्या रखते हैं तो माइनस के 1 के साथ में कोई संख्या माइनस की ही होगी तो वो जुड़ जाएगी, लेकिन रहेगी तो माइनस की ही, अर्थात माइनस का अगर 1 रखते हैं x की जगह पे तो -1 -2 हो जाएगा, रहेगा तो ऋणात्मक ही। ठीक है, अब तीनों जब ऋणात्मक होंगे तो ऐसी कंडीशन में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस और माइनस की गुणा होगी तो फिर माइनस हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट आया माइनस। 3 बार माइनस है तो माइनस, 4 बार माइनस होता तो प्लस हो जाता, फिर 5 बार माइनस होगा तो फिर माइनस, 6 बार माइनस होता तो फिर प्लस। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तो माइनस आया यहाँ पर, रिजल्टेंट इसका माइनस आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यह ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, यहाँ पर वर्धमान नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। 0 से 1 पर क्या होगा। तो 0 से 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या है वो माइनस की नहीं बल्कि पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगी तो x का मान पॉजिटिव है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर 0 और 1 के बीच की संख्या कोई भी ले लो, 0.5 आप ले लो, आधा। 0 और 1 के बीच में क्या होता है, आधा होता है, तो आधा ले लो। तो 0.5 और -2 जब आप करोगे तो घटाओगे तो 2 से 0.5 घटेगा, माइनस का 1.5 बचने वाला है, माइनस का 1.5 बचने वाला है। इसका मतलब ये माइनस का बचेगा, ओके, ये वाला माइनस का। और यहाँ पर भी ये अगर हम वैल्यू ले लेते हैं 0 और 1 के बीच की, और जब 1 से उसे घटाएंगे तब भी वो माइनस का ही बचेगा, अर्थात तब भी माइनस का बचा। अब प्लस और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो प्लस ये तो क्या हो गया, रिजल्टेंट प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फलन है वह क्या है, वर्धमान है, ओके, वर्धमान है। इसके बाद में अब इस वाले बिंदु की बात करें, 1 और 2 के बीच की कोई भी संख्या ले लें। अगर 1 और 2 के बीच की कोई संख्या ले लें, मान लिया 1.5 ले लिया। 1 और 2 के बीच में क्या संख्या है यार, 1.5 मान लिया, ठीक है। तो मैंने 1.5 ले लिया, तो वो 1.5 x की जगह पर रखेंगे तो है तो पॉजिटिव ही 1.5, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हम x की जगह पर 1.5 रखेंगे तो 1.5 से 2 घटेगा तो माइनस का आधा बचेगा। इसका मतलब है ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर अगर हम 1.5 रखेंगे तो 1.5 का मतलब बच्चा क्या है, 1.5 से 1 घटेगा तो आधा बचेगा, लेकिन पॉजिटिव बचेगा, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है प्लस 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 और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, रिजल्टेंट माइनस, अर्थात यहाँ पर भी फलन ह्रासमान होगा। बात क्लियर है ना, हर बात को क्लियर करिए। आगे यहाँ पर 2 से इन्फिनाइट की बात करते हैं। 2 से इन्फिनाइट मतलब 2 से अनंत तक की आगे की बड़ी कोई संख्या। 2 से बड़ी संख्या कोई भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मैंने 3 ले लिया, तो 3 पॉजिटिव ही तो लेना है, तो x पॉजिटिव रहेगा पहला पद।
फिर यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 से 2 जाएगा, प्लस का ही 1 बचेगा, अर्थात ये भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर 3 लेंगे, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो तीनों पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये है वर्धमान, ये है वर्धमान, मतलब इन दोनों बिंदुओं पर वर्धमान आएगा। और इसने कहा था उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर यह वर्धमान है। तो वर्धमान किन किन बिंदुओं पर होगा, तो लिखिएगा फलन किन बिंदुओं पर वर्धमान है, 0,1 और 2,∞ पर वर्धमान होगा। ओके, इन बिंदुओं पर यह वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने सॉल्व कर लिया है। बस समझने वाली छोटी छोटी बातें होती है, आप लोग अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है अभी समझने में और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो 100% आपको दिक्कत तो ज़रूरी हो रही होगी। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इस चैप्टर की। ठीक है, उसमें जा कर के आप पहले पिछली वाली क्लास को ज़रूर पढ़ लें और आप अच्छे से फिर समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2, ओके, 0 से लेकर के π/2 में y = एक फंक्शन दिया गया है, y = 4 sin थीटा अपान में दिया है 2 + cos थीटा, ओके, माइनस में थीटा, आगे ये भी दिया है, का एक वर्धमान फलन है। थीटा का एक वर्धमान फलन है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो अंतराल है, इस अंतराल में यह फंक्शन जो है वो वर्धमान होता है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें अवकलन ही करना होता है। dy/dx करिए, यहाँ पर हर और अंश लगेगा, फर्स्ट अपान सेकंड वाला फार्मूला अभी जो मैंने आपको बताया था वही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का लिखिए, फर्स्ट का करिए तो 4 ऐसे रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा भाई कॉस थीटा। और भाई यहाँ पर dy/dx नहीं डी थीटा होगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष चल रहा है। तो 4 cos थीटा हो गया, फर्स्ट का हो गया। सेकंड को ऐसे लिख दीजिए 2 + cos थीटा, ओके, माइनस सेकंड का करिए तो 2 + cos थीटा का करिए तो 2 का तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस पहले से होता है, माइनस साइन थीटा भी होता है तो माइनस माइनस हो गया भाई प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का साइन थीटा और इनटू में ऊपर वाले को ऐसे लिख दीजिए 4 sin थीटा, क्योंकि हमने बताया सेकंड का किया तो फर्स्ट को ऐसे लिख लेना है। अपान में दोनों का होल स्क्वायर होना है, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो ये बनेगा dy/d थीटा = 4 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 cos थीटा और प्लस हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, गुणा कर देंगे 4 sin स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके। समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, dy/d थीटा = हो जाएगा 8 cos थीटा। यहाँ पर अगर हम 4 दोनों में कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान में दिया है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा, अर्थात dy/d थीटा = हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, ओके, अपान में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है, 8 cos थीटा प्लस 4 में 4 को कॉमन ले लेना है। चाहो तो आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहते हो तो आप कोई बात नहीं है, मैं कॉमन ले ही लेता हूं, लेकिन कैसे लेंगे। सो dy/d थीटा = 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 cos थीटा बचेगा प्लस 1 बचेगा, अपान में क्या है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है 0 से π/2 पर। तो देखिएगा 0 से π/2 पर cos थीटा जो होता है वह धनात्मक होता है, cos थीटा क्या होता है
धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। आपको कैसे पता ये बात? तो हमें पता है 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश में आता है और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो, कास हो, टैन हो, सेक हो, कासेक हो, कॉट हो, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा 0 से π/2 पर। तो अगर ये कॉस थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ में 2 की गुणा कराएंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, अर्थात ये पूरा पॉजिटिव रहेगा और ये भी पूरा पॉजिटिव रहेगा। इस पर तो होल स्क्वायर है, निगेटिव भी हो जाएगा तब भी होल स्क्वायर होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो हम लिखेंगे अतः dy/d थीटा भी क्या होगा? भी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगर cos थीटा धनात्मक होता है 0 से π/2 पर, तो ये dy/d थीटा का भी वैल्यू पूरा कैसा आएगा? धनात्मक ही आएगा। इसलिए फलन 0 से π/2 पर क्या है? वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है और ये भी प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आज चल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ खास नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिया गया है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनाइट में वर्धमान फलन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कोई लघुगणकीय फलन है। लघुगणकीय फलन यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वास्तव में लघुगणकीय फलन log x होता है। तो बताया गया है कि कोई फलन है f(x) कैसा है? लघुगणकीय फलन है, अर्थात log x है। और ये हमको सिद्ध करना है कि 0 से इन्फिनाइट पर ये इसका प्रांत दिया गया है, इस पर ये वर्धमान है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए भाई करना क्या है? वही काम f' ज्ञात कीजिए, log x का 1/x होगा। अब आप लोग ये सोचिए 0 से इन्फिनाइट की बात की है, 0 से माइनस इन्फिनाइट की बात की नहीं है। जब माइनस की बात नहीं की है तो 0 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, 0 इन्फिनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो वो धनात्मक होगा। और यहाँ पर जब x का मान हम धनात्मक रखेंगे तो इसका मतलब है 1/x का मान भी धनात्मक होगा। अगर यहाँ पर 3 रखोगे तो 1/3 ये भी धनात्मक है, 4 रखोगे तो 1/4 ये भी धनात्मक है, माइनस तो नहीं आने वाला। इसका मतलब है कि लिख देंगे कि 0, इन्फिनाइट पर f' का मान धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक होगा। ओके, अतः 0 से इन्फिनाइट पर फलन कैसा होना चाहिए? फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना भी कुछ खास नहीं था, आपको केवल समझना था। समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लग भी गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में जो प्रांत दिए गए हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 में प्रांत दिया गया है, क्या दिया गया है? -1 से 1, -1 और 1 के बीच में, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, में फलन f(x) बराबर एक फंक्शन दिया गया है, फलन f(x) बराबर x² - x + 1, x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये बताया गया है कि हमें ये दिखाना है कि इस वाले फंक्शन पर ये फलन, इन वाले प्रांतों पर यह फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। मैंने आपको बताया था कि वर्धमान ना ही वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। वो कब हो सकता है? जब कुछ बिंदुओं पर वह वर्धमान भी हो और कुछ पर वो ह्रासमान भी हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो हमें आपको यहाँ पर यह दिखाना है कि -1 और 1 के बीच में कुछ बिंदुओं पर यह वर्धमान भी होगा, कुछ बिंदुओं पर यह ह्रासमान भी होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम f' तो निकालेंगे ही, अवकलन करेंगे। x² का 2x हो जाएगा, x का
1 हो जाएगा, सॉरी x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो f डैश x बराबर 0 रखते हैं। हमने बताया कि यहाँ पर f डैश x बराबर 0 रखिए, मतलब 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर में 1 और x बराबर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 को जरा हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो यहाँ पर इधर कहीं पर होगा माइनस इन्फानाइट, चलो केवल -1 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, -1 इधर होगा कहीं, +1 इधर होगा कहीं, और 1/2 यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, अब देखिए -1 और 1/2 के बीच की कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, इधर देखिए भाई, ये हमने अंतराल लिखना शुरू कर दिया, अंतराल के, और यहाँ पर f डैश x का साइन देखने वाले हैं। f डैश x का मान कितना है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा अंतराल सबसे पहले -1 और 1/2, -1 से 1/2 के बीच में कोई भी संख्या ले लो, -1 और 1/2 के बीच में मान लिया 0 ले लो, 1/2 से पहले कोई भी संख्या ले लो, 1/2 से पहले क्या होगा, करीब 1/3, 1/4, 1/5, वो सब पहले उससे होंगे ना, तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लो। मान लिया हमने -1 और 1/2 के बीच की सरल संख्या एक बार रख कर के देख लेते हैं, फिल करने के लिए केवल, कि हमने यहाँ पर -1 और 1/2 के बीच की संख्या कोई 0 भी तो होगी ना, तो 0 हमने ले लिया। मान लिया हम x की जगह पर अगर 0 रख देंगे तो 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, बचेगा -1, अर्थात ये ऋणात्मक आएगा, और अगर ऋणात्मक आएगा तो यहाँ पर यह फलन ह्रासमान होगा कि वर्धमान, तो ये तो हो गया ह्रासमान। ओके, इसके बाद में दूसरा अंतराल चेक कर लेते हैं इसी का, तो इसका दूसरा अंतराल है हमारा 1/2 और 1। 1/2 और 1 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस पर फलन 1/2 से अगर कोई बड़ी संख्या लेते हैं और 1 के बीच की कोई भी संख्या ले लें, -1/2 से बड़ी और 1 के बीच की कोई भी संख्या ले लें अगर, तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि अगर हम 1/2 लेंगे यहाँ पर x का मान, तो 2 गुणा 1/2 -1, 2 एकम 2, 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। लेकिन अगर हम 1/2 से बड़ी लेते हैं तो 0 नहीं बल्कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव में बच जाएगा। ठीक है, तो हम अगर -1/2 और 1 के बीच की अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, अर्थात यह इस पर वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि -1 और 1 के बीच में ही, -1 और 1 के बीच में यह फलन -1 से लेकर के 1/2 पर तो यह ह्रासमान है, और 1/2 से लेकर के 1 तक यह वर्धमान है। तो इसलिए हम -1 और 1 के लिए कोई एक वर्ड नहीं यूज कर सकते कि यह वर्धमान होगा या ह्रासमान, क्योंकि आधे पर तो यह वर्धमान है, आधे पर ह्रासमान है, इसलिए हम कहेंगे -1 और 1 पर यह फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जान ही चुके हैं। आप यहाँ पर लिख देना कि यह फलन -1 और 1/2, -1 और 1/2 पर ह्रासमान है तथा 1/2 एवं 1 पर यह वर्धमान है, अतः फलन -1 और 1 पर ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे हिंदी में लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है आपका सॉल्व। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है बच्चों, तो इसमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि कौन से फलन जो हैं वो 0 से लेकर के π/2 में ह्रासमान है, ये हमको चेक करके बताना है कि किस पर यह ह्रासमान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है एक फंक्शन cos x, केवल cos x दिया है, मैंने fx = cos x मान लिया है, फंक्शन हमें मानना है। ठीक है, किस पर यह ह्रासमान होगा, तो ये जरा ध्यान से देखते हैं, f डैश x इसका प्राप्त करते हैं। f डैश x sin x का क्या होता है, तो sin x का होता है cos x का अवकलन होता है -sin x। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया -sin x, ये बात क्लियर है ना, -sin x ये हमने लिख दिया है। अब आप लोग बताइएगा कि यह किस पर, निम्नलिखित में से कौन फलन किस पर यह ह्रासमान है, ये आपको बताना था। तो ध्यान से देखिएगा ये किस पर ह्रासमान होने वाला है। आपको ये पता चल रहा होगा कि sin x का वैल्यू 0 से π/2 पर धनात्मक होता है या ऋणात्मक।
तो आपको पता होगा 0 से π/2 आता है हमेशा प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। अगर sin x का वैल्यू धनात्मक होता है तो इस धनात्मक की जब माइनस से गुणा कराएंगे तो हमेशा ऋणात्मक ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब लिखेंगे कि 0 से π/2 पर f' का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अतः यह फलन 0 से π/2 पर क्या होगा, ह्रासमान है। ओके, ह्रासमान है। एक तो कहानी इसकी खत्म हुई। दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका बी वाला ऑप्शन, मतलब बी वाला क्वेश्चन दिया है fx बराबर cos 2x लेते हैं। fx बराबर में क्या दिया है, cos 2x। अब इसको जरा हम करते हैं, इसका भी अवकलन करते हैं, इसे भी देखते हैं 0 से π/2 पर यह धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिएगा fx बराबर cos 2x में हम f' जब प्राप्त करेंगे तो cos 2x का माइनस का sin 2x हो जाएगा, और 2x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का दोबारा करना पड़ेगा ना, तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये f' बराबर में आया माइनस का 2 × sin 2x। अब x का वैल्यू यहां पर क्या रख सकते हैं, 0 से π/2, ठीक है। यहां पर x का वैल्यू हम यहां पर क्या रखने वाले हैं, 0 से π/2। अगर मैं 2x की बात करूं तो 2x के लिए आप वैल्यू क्या रखेंगे, 2x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू आप रखने वाले थे 0 से बड़ा होना चाहिए था और π/2 से छोटा होना चाहिए था, यही तो x का वैल्यू रखने वाले थे। लेकिन यहाँ पर अगर 2x है तो 2x के लिए क्या हो जाएगा, तो 2x के लिए इधर 2 से गुणा कर दो 0, और यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पाई। ओके, 2x है तो π/2 का दुगना, मतलब 2x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रखने वाले हो। अगर 0 से पाई के बीच में साइन में कोई वैल्यू होता है, 0 से पाई, ओके, 0 से पाई मतलब ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, दोनों मिला करके, यहां पर 0 होता है, यहां पर पाई होता है। तो 0 से पाई मतलब प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, दोनों में साइन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें पता चला कि प्रथम हो या द्वितीय हो, दोनों में साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है, अर्थात ये पॉजिटिव आने वाला है पूरा। और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 से जब गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है यह ह्रासमान होगा। तो लिख देंगे कि 0 से π/2 पर f' का मान ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। अतः यह फलन 0 से π/2 पर कैसा है, ह्रासमान है। ओके, ह्रासमान होगा। ये बात क्लियर हो गई ना, मतलब कहने का 0 से π/2 पर यह फलन कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऋणात्मक आने वाला है। क्योंकि हमें ये पता है कि sin 2x है, sin 2x का वैल्यू, x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो 2x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और 0 से पाई के बीच में हमेशा साइन पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश दोनों में पॉजिटिव रहता है। अर्थात यह फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा और -2 से गुणा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन cos 3x भी दिया गया है, इसका c वाला पार्ट दिया गया है, cos 3x, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, c वाला पार्ट दिया है fx = cos 3x। ओके, cos 3x जब लिखेंगे तो यहां पर f' प्राप्त करते हैं, तो cos 3x का 3 sin 3x हो जाएगा, वो भी माइनस का, जैसे अभी ये करते चले आए हैं, -2 sin 2x माइनस sin x हो गया, इसी प्रकार -3 sin 3x हो जाएगा। अब आप यहां पर जरा देखिएगा x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो x का वैल्यू तो है 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, ये x का वैल्यू दिया है, लेकिन यहां पर 3x की बात चल रही है, तो 3x की जगह पर क्या रख सकते हैं, 0 से गुणा कर दो यहां पर 3 से, और इसका 3 गुना कर दो तो 3π/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 3π/2 के बीच की बात की गई है, 0 से 3π/2 मतलब कहने का ये है 90 तक, फिर 180 तक, ये 0, ये पाई,
और यहां पर आता है 3π/2। तो 0 से 3π/2 की अगर हम बात करें तो क्या इस पूरे में साइन x धनात्मक रहेगा? तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि 0 से पाई तक तो यह धनात्मक रहेगा साइन x, लेकिन इस तृतीय चतुर्थांश में यह धनात्मक नहीं रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 से लेकर के 3π/2 के बीच में इस साइन 3x का वैल्यू कुछ जगह तक तो धनात्मक रहेगा, फिर ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात कुछ जगह पर इसका मान धनात्मक और कुछ जगह पर इसका मान ऋणात्मक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन ना तो कह सकते हैं वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, क्योंकि कुछ पर धनात्मक है तो वर्धमान कुछ पर होगा, कुछ पर ह्रासमान होगा। तो कुछ पर वर्धमान कुछ पर ह्रासमान, तो हम क्या कहेंगे कि ना तो यह वर्धमान है और ना ही यह ह्रासमान है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं कि 0 से पाई तक f' कैसा आएगा? ऋणात्मक होगा, या फिर कह देंगे f', सॉरी ऐसे लिख देते हैं कि 0 से पाई तक यह फलन क्या है? ह्रासमान है, ह्रासमान होगा, क्योंकि अगर ये धनात्मक होगा तो -3 से गुणा करेंगे, ऋणात्मक हो जाएगा तो यह ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, किंतु पाई से लेकर के 3π/2 तक यह फलन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्धमान होगा। इसलिए 0 से π/2 के बीच यह फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान, ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान। ओके, ये आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 x का वैल्यू है तो 3x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से 3π/2 तक। ठीक है, तो इस पे हमने चेक कर लिया, कुछ जगह पर यह धनात्मक आ रहा है तो किस जगह पर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये ना तो वर्धमान ही है और ना ही पूरी तरह से ह्रासमान है। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर हो गया है। इसके बाद में आपके पास बचता है एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का एक डी पार्ट और बचता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें भी बहुत ही सरल है, कोई कठिन वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग बस समझेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन अपने आप ज़रूर करिएगा, ये मैं 1000 बार कहता हूँ फिर भी कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 12 का डी की अगर बात करें तो दिया गया है फंक्शन f(x) = tan x। ओके, tan x, चलो tan x दिया गया है। अब यह फलन धनात्मक है ऋणात्मक है कैसा है, कैसे पता करेंगे? 0 से π/2 के बीच की बात की जा रही है, तो चलो देखते हैं। f'(x) tan x का जो अवकलन होता है sec² x होता है। अब आपको पता होगा 0 से π/2 के बीच में 0 से π/2 पर sec x धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो हमें पता है धनात्मक ही होता है, क्योंकि 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक होगा। और अगर यह धनात्मक होगा तो आप लोग एक बात सोचिए, अगर ये फंक्शन धनात्मक है तो इसका स्क्वायर होगा तब भी धनात्मक होगा, अगर ये ऋणात्मक भी होता तब भी स्क्वायर होता तो धनात्मक हो जाता। तो होल स्क्वायर वाले तो सारे पद धनात्मक होते ही हैं, तो फलन जो है पर f'(x) कैसा रहेगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। और अगर ये धनात्मक होगा, अतः फलन जो है, फलन 0 से π/2 पर क्या रहेगा? वर्धमान होगा। ओके, वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किस पर ये वर्धमान है और किस पर ह्रासमान है। तो ये आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है, तो सबसे पहला वाला आंसर आपको मिला कि पहले वाले पर ह्रासमान था और दूसरे वाले पर भी ह्रासमान था, तीसरा वाला ना तो ह्रासमान ही था और ना ही यह वर्धमान था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया ही होगा कि कैसे इसको करना है। ए और बी दोनों ह्रासमान थे और ए और बी ह्रासमान था और सी पर तो ना ही वर्धमान था ना ही ह्रासमान है, वो कंडीशन दिखाई गई है। और चौथा वाला डी
तो वर्धमान है, उसने ह्रासमान वाले बिंदु पूछे थे, तो ए वाले और बी वाला दोनों ह्रासमान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वाली क्लास में देखेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेगी अगली वाली क्लास। और आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन कहना चाहूँगा कि आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैथ में, फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आप मैथ में उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ के वीडियोस पर ज़्यादा व्यू भी नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है अगर हमारे स्टूडेंट्स ही मेरी मैथ नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर मुझे पढ़ाना बेकार है। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़े। और वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सबको फ़ायदा मिल सके। और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए बस पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को इसी तरह से। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अपना कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करने वाला हूँ। सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेंगे, कभी भी मैं प्राइवेट नहीं करूँगा। आप लोग फ्री में आराम से देखेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बस ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।